हाँ पापा, हम पहुँच गए हैं हॉस्टल। हाँ हाँ, खा लेंगे पेड़े भी। माँ से कहिएगा हमें उनकी बहुत याद आ रही है। अच्छा पापा, रखते हैं। राधे राधे। अक्षिता अपने घर मथुरा को छोड़ अहमदाबाद के कोकिलाबेन गर्ल्स मेडिकल कॉलेज में MBBS करने आई थी। अक्षिता अपने परिवार की पहली डॉक्टर होने वाली थी और वो इस बात को लेकर काफी उत्साहित भी थी। अक्षिता यूपी के एक साधारण से मिडिल क्लास फैमिली में पली बड़ी एक साधारण सी लड़की थी, जिसने स्कॉलरशिप के दम पर यहाँ एडमिशन लिया था। इसी वजह से इस कॉलेज में पढ़ने वाले रईस बच्चे उसे हीनता की भावना से देखते थे और उसका छुपते छुपाते मजाक भी बनाते थे, जिसमें सबसे आगे थी 2 लड़कियां, मालिनी और नित्या, जो अपने फाइनल ईयर में थी। अक्षिता अकेली टेबल पर बैठे खाना खा रही थी कि अचानक उसे खिड़की के बाहर एक उसी की उम्र की लड़की झूला झूलते हुए दिखाई दी। अक्षिता उसे और ध्यान से देखती कि नित्या और मालिनी उसकी टेबल पर आ उसके खाने की प्लेट को अपनी ओर खींचते हुए बोले, कैसे जूनियर आए हैं इस साल? बिना इंट्रो दिए उन्होंने खाना भी शुरू कर दिया। चल खड़ी हो, इंट्रो दे। गुड आफ्टरनून मैम, मैं अक्षिता श्रीवास्तव, गायनेकोलॉजी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, मथुरा से। राधे राधे। अच्छा, तो आप मथुरा से हैं? राधे राधे, फिर तो पेड़े भी लाई होंगी। बहुत बढ़िया, शाम को रूम 303 पर आ जाना। अपने सीनियर्स के जाते ही जैसे ही उसने खिड़की के बाहर देखा तो पाया कि झूले पर कोई नहीं था, लेकिन झूला अभी भी उसी रफ्तार से झूल रहा था जब उस पर वो लड़की बैठी थी। मालिनी और नित्या अपने कमरे में बैठ शराब पी रही थी और साथ ही साथ अपने जूनियर्स की रैगिंग भी कर रहे थे। इस कमरे में गर्मी कुछ ज्यादा नहीं है? खैर, अब हमें तो गर्मी की आदत हो गई है, पर तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। तो एक काम करो, ऊपर के अपने कपड़े उतार दो और इस बियर का एक सिप ले लो, वो भी बड़ा वाला। अपने सीनियर्स की ये बात सुन लड़कियां दंग रह गईं और उनकी आंखों में अलग सा डर दिखने लगा। अब क्या इनविटेशन देना पड़ेगा? उतारो। नित्या के चिल्लाते ही तीनों लड़कियों ने अपनी शर्ट और कुर्तियां उतार कर रख दी, पर अक्षिता ज्यों की त्यों खड़ी रही। अक्षिता का ये अड़ियल रवैया देख मालिनी खड़ी हुई और उसका गिरेबान पकड़ते हुए बोली, देख लड़की, पीने के बाद अगर कोई मेरी बात न माने ना तो मेरा नशा खराब हो जाता है। या तो अपनी ये शर्ट उतार, नहीं तो क्या मैम, रैगिंग ऑन कैंपस इज इलीगल, ये सब रोकिए, नहीं तो मैं डीन से इससे पहले कि अक्षिता अपनी बात समाप्त करती, मालिनी ने जबरदस्ती उसका मुंह खोल गिलास में भरी बियर उसके गले के तले उतार दी और इन सब में नित्या ने भी उसका साथ दिया, जो उसके दाएं हाथ को मोड़ रही थी। इतनी बदसलूकी काफी नहीं थी तो दोनों ने उसके नाइट सूट की शर्ट को चीर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद करते हुए बोले, अब जाकर डीन से, PM से, जिससे मनु से शिकायत करना। नित्या की यूं चिल्लाने से हॉस्टल की बाकी लड़कियां भी कमरे से बाहर आ गईं और अपने कैमरे से उसका वीडियो बनाने लगी। अक्षिता अपने हाथों से अपने शरीर को ढकते हुए रोते हुए कमरे की ओर भागी। अक्षिता ने जैसे ही अपना दरवाजा खोला तो पाया कि उसके कमरे में वही लड़की थी जो दोपहर में झूला झूलते हुए दिखाई दी थी। उसने एक सफेद चादर से अक्षिता को ढका और उसे बिस्तर पर बिठाते हुए बोली, मालिनी ने सब किया ना, ये सीनियर्स की तमाशा करने की आदत नहीं जाएगी। मेरी तरफ देखो, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। कुछ ठीक नहीं होने वाला है, पूरे कैंपस में सबने मेरी वीडियो। अक्षिता का गला इतना भर चुका था कि उसके मुंह से शब्द भी ठीक से नहीं निकल पा रहे थे, पर उसके कमरे में मौजूद उस लड़की ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, भरोसा रखो, कल तक सब ठीक हो जाएगा। नित्या, जिसे हर रात सोने से पहले कोल्ड शावर लेने की आदत थी, वो शावर के नीचे हाथ डालकर पानी का तापमान देख ही रही थी कि अचानक उसने चिल्लाते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया, क्योंकि शावर से ठंडे पानी की जगह खौलता हुआ गर्म पानी निकल रहा था। नित्या ने शावर बंद करने की कोशिश की और पाया कि शावर न केवल बंद हो पा रहा था बल्कि उसमें से खून भी बरस रहा था, जिसे देख नित्या के होश ठंडे पड़ गए और वो तुरंत बाथरूम के बाहर अपने बिस्तर की ओर दौड़ी। पर उसके कमरे में आते ही कमरे की ट्यूबलाइट अपने आप जलने और बुझने लगी और जब आखिरकार ट्यूबलाइट ठीक से जली तो उसने पाया कि उसके बिस्तर पर चूहे और कॉकरोच थे जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। नित्या इससे पहले कि मालिनी से मदद की गुहार लगाती, उसने पाया कि मालिनी के बिस्तर पर उसका जला हुआ शव पड़ा था, जिसे देख वो इतना जोर से चिल्लाई कि पूरा हॉस्टल उसके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ।
मालिनी जो हॉस्टल के बाहर सिगरेट पी रही थी, नित्या की चीख सुन कमरे की ओर दौड़ी और लड़कियों की भीड़ से गुजरते हुए अपने कमरे में पहुंची तो पाया कि नित्या तौलिया पहन एक कोने में दुबक कर बैठी थी और डर के मारे थर-थर कांप रही थी। नित्या ब्रो, तू ठीक तो है ना? तू जिंदा है, पर तेरी बॉडी बेड पर जली और शावर में खून। मालिनी ने जैसे ही शावर में जाकर देखा तो पाया कि सब कुछ सामान्य स्थिति में है। जमीन पर पानी के सिवा कुछ नहीं था। मालिनी भी असमंजस में थी कि ये सब क्या हुआ। बहरहाल उसने हॉस्टल की बाकी लड़कियों को अपने कमरे से बाहर निकाला और नित्या को संभालते हुए बिस्तर पर बिठाया, इससे बेखबर कि उसके कमरे में अभी भी कोई था। मैंने कहा था ना, कल तक सब ठीक हो जाएगा। वैसे मेरा नाम रोहिणी है और तुम्हारा अक्षिता? हाँ, वैसे कल जो नित्या के साथ हुआ वो काफी गलत था। बेचारी अभी भी ट्रॉमा में है। ट्रॉमा? और इन लोगों को रैगिंग करते टाइम तो इन्हें ये सब याद नहीं आता कि किसी दिन इनकी ये हरकतें किसी की जान लेकर छोड़ेंगी। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं एक बात पूछूं? रोहिणी, क्या तुम ट्रांस? यस, आई एम अ ट्रांसजेंडर। पर तुम चिंता मत करो, मुझे तुम पर कोई क्रश नहीं है। तुम इतनी भी सेक्सी नहीं हो यार कि तुम्हारे लिए रोहिणी से वापस रोहन बन जाऊं। रोहिणी की इस बात पर अक्षिता जोर जोर से हंस पड़ी। मालिनी जो बगल वाली टेबल पर बैठी थी, अक्षिता को यूं खिलखिलाकर हंसता देख खींच उठी और हाथ में पकड़े पेपर कप को मसलते हुए बोली, नित्या पर हंस रही है ना? एक बार अकेले में मिल जाए तो मैं इसे बताऊंगी। अक्षिता अभी अपने हाथ धो ही रही थी कि अचानक मालिनी पीछे से आई और अक्षिता का सर सामने शीशे पर दबाते हुए बोली, बहुत मजा आ रहा था ना नित्या की कंडीशन पर हंसते हुए? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। ये धमकी दे मालिनी ने अपनी जेब से स्कैल्पेल निकाला और इससे पहले कि वो अक्षिता को हानि पहुंचाती, उसका हाथ अपने आप ही दूसरे हाथ की दिशा में घूम गया और उसने अपने ही कंधे में उस स्कैल्पेल को कई बार घुसा दिया और लहूलुहान हो दर्द में चिल्लाने लगी। अक्षिता ने पकड़ छूटते ही घूमकर देखा तो पाया कि वहां मालिनी के साथ रोहिणी भी थी, जो पीछे कोने में खड़ी बस मुस्कुरा रही थी। मालिनी की चीख सुन डॉक्टर अकरम जब अंदर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि मालिनी जमीन पर बैठी दर्द से करहा रही थी। फर्श पर एक स्कैल्पेल खून से लबरेज पड़ा था और अक्षिता कोने में से गौर से देख रही थी। अक्षिता, अपने सीनियर पर ऐसे वार करते हुए तुमने जरा भी नहीं सोचा? सर, माँ कसम कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया, बल्कि इन्होंने हमारा सर शीशे पे दे मारा था। आप चाहे तो रोहिणी से। अक्षिता ने जैसे ही अपनी उंगली रोहिणी की तरफ मोड़ी तो पाया कि रोहिणी वहां से जा चुकी थी। डॉक्टर अकरम ने भी जब भीतर झांका तो पाया कि वहां कोई नहीं था और गुस्से में तमतमाते हुए उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और उसे डीन के ऑफिस में ले गए। अक्षिता ने डीन के ऑफिस में कई बार अपनी सफाई पेश की, पर डॉक्टर अकरम और डीन शर्मा ये हरगिज मानने को राजी ना थे कि वो बेकसूर है। बहरहाल अक्षिता को इंक्वायरी बैठने तक सस्पेंड कर दिया गया। अक्षिता की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और वो सीधे अपने कमरे में सिरहाने में अपना सर दबाकर लेट गई। अक्षिता अभी रो ही रही थी कि अचानक रोहिणी एक बार फिर अक्षिता के सर पर अपना हाथ फेरते हुए बोली, तुम्हें मेरा नाम नहीं लेना चाहिए था। तुम्हारे चक्कर में मुझे सस्पेंड कर दिया गया और जो तुमने मालिनी के साथ किया, शर्म आनी चाहिए थी तुम्हें खुद पर। डॉक्टर अकरम रिकॉर्ड्स की अलमारी में कुछ ढूंढ ही रहे थे कि अचानक पुरानी फाइलों के ढेर में से एक हरी फाइल गिरी जिसमें 2018 के बैच स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स थे। अकरम उस फाइल को उठाने के लिए झुका कि अचानक उसकी नजर फाइल के एक पन्ने पर गिरी जिस पर रोहिणी दत्ता का नाम था। अकरम रोहिणी की तस्वीर देख असमंजस में पड़ गया और तुरंत ही उसने वो रिकॉर्ड उठा डीन शर्मा की केबिन की ओर दौड़ा। ये नहीं हो सकता, वो रोहिणी अभी भी। शर्मा मैम, आखिर कौन है ये रोहिणी जिसका नाम अक्षिता बार बार ले रही थी और ये 18 के बैच में भी थी? चली नहीं, मर गई। रोहिणी दत्ता, ट्रांसजेंडर, रिजर्वेशन कोटा से आई थी वो लड़की। पढ़ने में होशियार थी, पर 2018 में बाकी लड़कियों का रवैया उसके साथ ठीक नहीं था। वो अक्सर कैंटीन की मेस में अकेले बैठकर खाना खाती थी क्योंकि लड़कियां उसे अपने जैसा नहीं मानती थी। उन्हें रोहिणी से घिन आती थी। वो रोहिणी से इस कदर दूर भागती कि जब वो कॉलेज के वॉशरूम में जाती तो लड़कियां बाथरूम से छींकते हुए निकलती। कॉलेज की कोई लड़की उसके साथ अपना कमरा शेयर करने तक को राजी नहीं थी। एक शाम
जब उसके सीनियर्स उसकी रैगिंग ले रहे थे और उसे कपड़े उतारने को कहा तो उसने साफ साफ मना कर दिया और अपनी सीनियर को धक्का देकर अपने कमरे से भाग गई। कॉलेज की लड़कियों ने उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की और कहा कि अगर उसे कॉलेज से नहीं निकाला गया तो वो सब पुलिस के पास जाएंगी। और ट्रस्टीज को भी सच से ज्यादा अपनी रेपुटेशन की पड़ी थी। तो कहाँ चली गई? मतलब आप लोगों ने उसे रेस्टिकेट ही कर दिया? उससे भी बुरा, जिस रात उसे रेस्टिकेट किया गया उसने लॉन में लगे झूले की रस्सी से फांसी लगा ली और मामला रफा दफा करने के लिए रोहिणी के पेरेंट्स को पैसे दे दिए गए और पोस्टमार्टम में झूठी रिपोर्ट बनाई गई कि कमरे में शॉर्ट सर्किट हुआ और रोहिणी जलकर मर गई। अक्षिता दुबक कर अपने कमरे के एक कोने में बैठ चुकी थी और कांपते होठों से वो बस एक ही बात कह रही थी, रोहिणी 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 मुझे कुछ मत करना, रोहिणी प्लीज, रोहिणी तुम तो मेरी दोस्त हो ना, रोहिणी रोहिणी प्लीज मुझे कुछ मत करना, रोहिणी रोहिणी प्लीज तुम मेरी दोस्त हो ना, रोहिणी। फिर भी दोस्त के साथ गद्दारी की तुमने। मैं मालिनी और नित्या से तुम्हारे लिए लड़ रही थी और तुमने मुझे ही। रोहिणी गुस्से में अक्षिता की तरफ बढ़ती चली जा रही थी और देखते ही देखते उसकी आत्मा अक्षिता में ऐसे घुसी कि अक्षिता का रंग रूप भी उसकी तरह दिखने लगा। अक्षिता, जिसका जिस्म अब रोहिणी के काबू में था, वो कमरे की मेज से एक चाकू उठा लॉन में झूले की ओर जा रही थी। डीन और डॉक्टर अकरम में अभी बहस चल ही रही थी कि अचानक नित्या, जिसकी हथेली खून से लहूलुहान थी, दौड़ते हुए केबिन में पहुंची और डीन शर्मा के पैरों में पड़ते हुए बोली, डीन सर, वो अक्षिता अभी लॉबी से जा रही थी। मैंने उसे सॉरी बोलने के लिए रोका तो उसने मुझे और वो रुकी नहीं, बदली आवाज में बस यही कहती जा रही थी कि आज मैं अक्षिता को सूली पर चढ़ा दूंगी। डीन सर प्लीज कुछ कीजिए सर। नित्या के बस इतना कहने की देर थी। डीन शर्मा और डॉक्टर अकरम तेजी से लॉन की ओर भागे। हवाएं तेज चल रही थी, आसमान में बिजली गरज रही थी पर रोहिणी का ध्यान सिर्फ झूले की रस्सी काटने पर था। वो रस्सी काटने में इस कदर मगन थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब डॉक्टर अकरम और डीन वहां आकर खड़े हो गए। डॉक्टर अकरम, जो उसके हाथ से चाकू छीनने की कोशिश कर रहे थे, रोहिणी ने उन्हें भी नहीं बख्शा और अपने एक हाथ से उन्हें उठा पास के बरगद के पेड़ पर दे मारा। इससे पहले कि रोहिणी डीन को नुकसान पहुंचाती, डीन शर्मा ने अपने हाथ जोड़े और अपना सिर झुकाकर उससे कहने लगी, रोहिणी 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 देखो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी सारी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। चाहो तो मेरी जान ले लो पर इन बेचारों को बख्श दो। आपकी अब जिम्मेदारी लेने से क्या होगा? मेरे माँ बाप ने तो मेरी चिता तक नहीं जलाई और मेरी मौत से सिर्फ पैसा कमाया। कम से कम आप तो कुछ कर सकती थी। मेरी क्या गलती थी कि मैं अंदर से लड़की थी और बाहर से शायद मेरी ही गलती है। क्यों पैदा किया भगवान ने मुझे ऐसा? गलती तुम्हारी नहीं रोहिणी, समाज की है, जो सिखाता तो है कि भेदभाव मत करो पर इंसानों में खुद भेदभाव करता है। मैं तुम्हें तो वापस नहीं ला सकती पर मैं वादा करती हूँ रोहिणी कि कुछ ऐसा जरूर करूँगी जिससे रैगिंग और ये रेसिस्ट बिहेवियर हमारे हॉस्टल और कॉलेज कैंपस पर कभी दोबारा न दोहराया जाए। क्या करेंगी आप ऐसा? और अगले दिन मीडिया को बुलाकर डीन के शर्मा ने 2018 के दिल दहला देने वाली घटना का प्रमाण पत्रकारों के सामने रखा और पुलिस केस कर मामले की तह तक जाने की बात कही। नित्या और मालिनी, जो स्टूडेंट्स को हॉस्टल में रैगिंग किया करती थी, उन्हें एक सेमेस्टर के लिए सस्पेंड कर उन पर हॉस्टल कमेटी की जांच बिठा दी गई। इतना ही नहीं, उन्होंने कैंपस में सेक्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए भी अपनी इच्छा जताई। रोहिणी, जिसकी आत्मा दूर खड़े ये सब देख रही थी, आखिरकार उसके दिल को भी सुकून मिला और उसे मुक्ति मिल गई। दोस्तों, कुछ आत्माएं बुरी नहीं होती, वो बस वक्त और लोगों की सताई होती है।